नमस्कार बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी। निष्कपट यानी कपट रहित, सच्ची विधा है डायरी। और इस पाठ के लेखक हैं कुबेर कुमावत। तो पाठ का नाम है साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी और लेखक हैं कुबेर कुमावत। आइए बच्चों, पाठ की शुरुआत करते हैं। डायरी हिंदी गद्य साहित्य की सबसे अधिक पुरानी परंतु दिन प्रतिदिन नई होती चलने वाली विधा। हिंदी की आधुनिक गद्य विधाओं में अर्थात उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, आत्मकथा आदि की तुलना में इसे सबसे अधिक पुरानी माना जा सकता है और इसके प्रमाण भी हैं। विधा यानी प्रणाली या रचना। जो डायरी है ना बच्चों, वो हिंदी गद्य साहित्य की सबसे पुरानी प्रणाली है। जो हिंदी की आधुनिक विधा है ना, अर्थात उपन्यास हुआ, नाटक हुआ, आत्मकथा हुआ, इन सब की तुलना में बहुत अधिक पुरानी है डायरी और इसके प्रमाण भी हैं। आगे, यह विधा नई इस अर्थ में है कि इसका संबंध मनुष्य के दैनंदिन जीवन क्रम के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। इसे अपनी भाषा में हम दैनंदिनी, दैनिकी अर्थात रोजनिशी पूरे अधिकार के साथ कहते हैं, परंतु इसे आजकल डायरी कहने पर विवश है। दैनंदिन, दैनिकी, घनिष्ठता अर्थात निकटता। लेखक कह रहे हैं कि ये विधा नए अर्थों में इसका संबंध मनुष्य के साथ दैनिकी या निकटता के साथ जुड़ा हुआ है। इसे अपनी भाषा में हम दैनंदिनी या रोजनिशी कुछ भी कह सकते हैं, परंतु आजकल के समय में इसे हम डायरी कहने पर विवश हैं। क्यों विवश हैं, अब देखो आगे। डायरी का मतलब है जिसमें तारीखवार हिसाब किताब, लेन देन के ब्यौरे आदि दर्ज किए जाते हैं। देखो बच्चों, डायरी का मतलब यह होता है कि जिसमें तारीख से, तारीखवार हिसाब से हिसाब किताब हो, चीजों का लेन देन का ब्यौरे हो। आगे, डायरी का यह अत्यंत सामान्य और साधारण परिचय है। आम जनता को डायरी के विशिष्ट स्वरूप की दूर दूर तक जानकारी नहीं है। विशिष्ट यानी विशेष। ये जो परिचय लेखक ने दिया, ये डायरी का बड़ा सामान्य सा परिचय है और जो कॉमन लोग हैं ना, जो आम जनता है ना, उसे डायरी के विशेष स्वरूप की जानकारी दूर दूर तक नहीं है। यानी उन्हें मालूम ही नहीं है कि डायरी की विशेष जानकारी क्या होती है। और आज वही जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हिंदी गद्य साहित्य के विकास, उन्नति एवं उत्कर्ष में दैनंदिनी का योगदान अतुल्य है। यह विडंबना ही है कि उसकी अब तक हिंदी में उपेक्षा ही होती आई है। उत्कर्ष यानी उत्थान, अतुल्य, अनुपम, अद्वितीय, जिसकी तुलना न हो। हिंदी साहित्य के विकास में बच्चों, उसकी उन्नति में, उसकी चरम सीमा में ये जो दैनंदिनी है ना, दैनिकी है ना, इसका योगदान जो है ना अद्वितीय है। लेकिन विडंबना ही है कि अब तक इसकी हम उपेक्षा करते आए, इसको हम नेग्लेक्ट करते आए हैं। कोई इसे पिछड़ी विधा तो कोई इसे अर्ध साहित्यिक विधा मानता है। एक विद्वान तो यहां तक कहते हैं कि डायरी कुलीन विधा नहीं है। कुलीन यानी महान विधा। तकलीफ यह है कि विद्वानों ने कभी इसे महत्व नहीं दिया। किसी ने इसे अर्ध साहित्यिक विधा माना, तो यहां तक कि कुछ विद्वानों ने इसे यहां तक कह दिया कि यह महान विधा नहीं है हिंदी साहित्य की। यानी हिंदी साहित्य के विद्वानों ने ही इसकी उपेक्षा की। आगे, साहित्य और उसकी विधाओं के संदर्भ में कुलीन अकुलीन का भेद करना साहित्यिक गरिमा के अनुकूल नहीं है। गरिमा यानी गौरव। साहित्य और उसकी विधाओं के संबंध में महान है या महान नहीं है, इस कहना सही नहीं है। यह बात गरिमा में नहीं है। आगे, सभी विधाएं अपनी अपनी जगह पर अत्यधिक प्रमाण में मनुष्य के भव जगत, विचार जगत और अनुभूति जगत का प्रतिनिधित्व करती हैं। अनुभूति यानी बोध। सभी विधाएं, सभी रचनाएं, सभी प्रणालियां अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल प्रमाण के साथ मनुष्य के भौतिक जगत, उनकी सोच और उनकी अनुभूति को रिप्रेजेंट करती है। आगे, वस्तुतः मनुष्य का जीवन ही एक सुंदर किताब की तरह है और यदि इस जीवन का अंकन मनुष्य जस का तस किताब रूप में करता जाए तो इसे किसी भी मानवीय दृष्टिकोण से श्लाघनीय माना जा सकता है। जस का तस, जैसे का तैसा, श्लाघनीय, प्रशंसनीय। कितनी बढ़िया बात कही बच्चों। देखो, लेखक ने कहा कि इंसान का जीवन ही एक किताब की तरह है और उसे जैसे का तैसा किताब रूप में अगर उसकी व्याख्या की जाए ना, तो इसे मानवीय दृष्टिकोण से भी कैसा माना जाएगा? प्रशंसनीय माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। बच्चों, यहां डायरी में मनुष्य अपने अंत जीवन एवं वाह जीवन की लगभग सभी स्थितियों को यथास्थिति अंकित करता है। यानी मनुष्य अपनी जिंदगी के पर्सनल बातें और जो पर्सनल नहीं है, सार्वजनिक बातें भी डायरी में अंकित करता है, यानी लिखता है। जीवन के अंतर्द्वंद, वर्जनाओं, पीड़ाओं, यातनाओं, दीर्घ अवसाद के क्षणों एवं अनेक विरोधाभासों के बीच संघर्ष में अपने आप को स्वस्थ, मुक्त एवं प्रसन्न रखने की प्रक्रिया है डायरी। अंतर्द्वंद, किसी बात पर मन के अंदर चलने वाला विरोधाभास। वर्जनाओं,
रोक लगाना, अवसाद, दुख, विरोधाभास, विरोध, जीवन के अंतर्द्वंद, जीवन की मुश्किलें, पीड़ा, यातना, दुख और विरोध के क्षणों में अपने आप को स्वस्थ रखना और प्रसन्न रखने की एक विधा है डायरी। यानी डायरी लिखने से आपके मन के दुख कम होते हैं, आपको खुशी प्राप्त होती है। इसलिए अपने स्वरूप में डायरी प्रकाशन योजना का भाग नहीं होता और न ही लेखकीय महत्वाकांक्षा का रूप होती है। साहित्य की अन्य विधाओं के पीछे उनका प्रकाशन और तत्पश्चात प्रतिष्ठा प्राप्त करने की मंशा होती है। मंशा यानी इच्छा। इसलिए किताबों की तरह डायरी का प्रकाशन नहीं होता, इसमें लेखकीय महत्वाकांक्षा का रूप होती है। जैसे बच्चों, डायरी की जो अन्य विधा है, जैसा नाटक हुआ, आत्मकथा हुआ, लिखने के बाद इसके प्रकाशन की इच्छा होती है लेखक को कि भाई मैंने कुछ लिखा तो इसका प्रकाशन हो, ये छपे। लेकिन डायरी में ऐसे लेखक की कोई मंशा नहीं होती है। वे एक कृत्रिम आवेश में लिखी जाती है और सावधानी पूर्वक लिखी जाती है। साहित्य की लगभग सभी विधाओं के सृजन कर्म के पीछे उसे प्रकाशित करने का उद्देश्य मूल होता है। डायरी में ये बात नहीं। देखिए जितनी भी चीजें लिखी जाती हैं, डायरी में ये बात नहीं। देखिए जितनी भी चीजें लिखी जाती हैं उसके पीछे एक ही मूल उद्देश्य होता है कि वो छपे, वो लोगों के सामने आए। लेकिन डायरी में ऐसी बात नहीं होती है, ये पर्सनल होती है। आगे, हिंदी में आज लगभग 150 के आसपास डायरियां प्रकाशित हैं। इनमें से अधिकांश डायरीकारों के देहांत के पश्चात प्रकाश में आई हैं। कुछ तो अपने अंकित कालानुक्रम के 100 वर्ष बाद प्रकाशित हुई। कालानुक्रम समय के क्रम में। आज बच्चों स्थिति दूसरी है। आज हिंदी साहित्य में लगभग 150 के आसपास डायरियां प्रकाशित हो गई हैं और अधिकांश ऐसे लेखकों की डायरियां प्रकाशित हुई हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ के लेखक की डायरी तो अपने समय के लगभग 100 वर्ष बाद भी प्रकाशित हुई है। डायरी के लिए विषय वस्तु का कोई बंधन नहीं है। मनुष्य की अनुभूति एवं अनुभव जगत से संबंधित छोटी एवं तुच्छ बात, प्रसंग, विचार या दृश्य आदि उसकी विषय वस्तु बन सकते हैं और यह डायरी से तभी आ सकता है। देखिए डायरी के लिए कोई विषय वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपके मन के भाव, आप उसी तरह डायरी को लिख सकते हैं। इसमें छोटी बड़ी कोई भी प्रसंग, कोई भी विचार, कोई भी दृश्य आपकी विषय वस्तु बन सकते हैं और यह डायरी के लेखन में आ सकता है। जब डायरीकार का अपने जीवन एवं परिवेश के प्रति दृष्टिकोण उदार एवं तथार्थ हो गया तथा अपने आप को व्यक्त करने की भावना बेलाग, निष्कपट एवं सच्ची हो। बेलाग बिना आधार का, निष्कपट छल रहित, सीधा। देखिए डायरी लिखना तभी सुंदर होता है जब उसको लिखने वाला यानी लेखक तटस्थ हो, न्यूट्रल हो, उसमें अपने आप को व्यक्त करने की भावना हो और भावना कैसी हो, सच्ची हो। आगे, डायरी साहित्य का सबसे अधिक स्वाभाविक, सरल एवं आत्म प्रकटीकरण की सादगी से युक्त विधा है। यह अभिव्यक्ति की प्रक्रिया से गुजरती धीरे धीरे और क्रमशः अग्रसारित होने वाली विधा है। डायरी की जो हिंदी साहित्य की जो विधा है ना, डायरी लेखन, वो सबसे स्वाभाविक और सरल विधा है। यह विधा अभिव्यक्ति की प्रक्रिया से धीरे धीरे गुजरती हुई आगे बढ़ती है, यानी ये धीरे धीरे इंसान की अभिव्यक्ति को व्यक्त करती है। डायरी में जो जीवन है वो सावधानी पूर्वक रचा हुआ जीवन नहीं है। डायरी में वो कसाव नहीं होता जो अन्य विधाओं में देखा जा सकता है। कसाव यानी कसा हुआ। डायरी लेखन में सावधानी पूर्वक कुछ नहीं लिखा जाता, सिर्फ इसमें भावनाएं होती है। डायरी में वो कसाव भी नहीं होता जो अन्य किताबों में या अन्य विधाओं में देखा जाता है। ये सिर्फ मन की भावनाओं को व्यक्त करने का एक जरिया मात्र है। डायरी से पारदर्शक व्यक्तित्व की पहचान होती है जिसमें सब कुछ निसंकोच उभर कर आता है। इसमें व्यक्ति के जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो ट्रांसपेरेंट होती है, उसमें कुछ छुपा नहीं होता, सब कुछ उजागर होता है और वो बिना हिचक के, बिना झिझक के वो उभर कर सामने आता है। बच्चों नमस्कार। डायरी विधा के रूप संस्थान का मूल आधार उसकी दैनिक कालानुक्रम योजना है। अंग्रेजी में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है। इसके अभाव में डायरी का कोई रूप नहीं है, परंतु यह फर्जी भी हो सकता है। देखिए डायरी का जो मूल बेस होता है ना, वो होता है उसकी डेट, उसकी तारीख, और जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसके अभाव में अगर ये नहीं होगा ना, तो डायरी का कोई स्वरूप नहीं होता, ये फर्जी भी हो सकता है, यानी कोई भी अपने हिसाब से उसमें दिनांक बैठा सकता है। डायरी में दिन और साल का बहुत अधिक महत्व होता है। हिंदी में कुछ उपन्यास, कहानियां और नाटक इसी फर्जी कालक्रम में लिखे गए हैं। यहाँ केवल डायरी शैली का उपयोग मात्रा हुआ है। दैनिक जीवन के अनेक प्रसंग, भाव, भावनाएं, विचार आदि डायरीकार इसी कालानुक्रम में अंकित करता है। फर्जी यानी नकली। हिंदी में बच्चों ऐसे बहुत से उपन्यास और कहानियां हैं जिस पर इन फर्जी समय का इस्तेमाल किया गया है। अनेक प्रसंग, भाव, भावनाएं, विचार आदि डायरीकार क्या करता है, इसी कालानुक्रम के अनुसार लिखता है। आगे,
परंतु इसके पीछे डायरीकार की निष्कपट स्वीकारोक्ति का स्थान सर्वाधिक है। बाजारों में जो कॉपियां मिलती है उनसे छिपा हुआ कालानुक्रम है, निष्कपट, छल रहित। लेकिन जो डायरीकार होता है ना, वो छल रहित स्वीकार करता है कि हाँ, मैंने कालानुक्रम नहीं दिया, मैंने तारीख नहीं दी। बाजारों में जो कॉपियां मिलती है ना, उनमें छिपा हुआ कालाक्रम होता है, मतलब उसमें सही कालानुक्रम नहीं होता कि ये कब लिखी गई, किस साल में लिखी गई। इससे हम अपने दैनंदिन जीवन के अनेक व्यावहारिक ब्यौरों को दर्ज करते हैं, परंतु यह विवेच्य डायरी नहीं है, विवेच्य जिसकी विवेचना की जाती है। अगर तारीख और साल नहीं लिखेंगे ना, तो भले हम उसमें दैनंदिन ही लिखते हैं, लेकिन वो विवेचना के योग्य नहीं है, मतलब वो डायरी को बहुत ज्यादा कुछ महत्व नहीं माना जाता। बाजारों में मिलने वाली डायरी के मूल में एक कैलेंडर वर्ष छपा हुआ है। यह कैलेंडर नुमा डायरी शुष्क, नीरस एवं व्यावहारिक प्रबंधन वाली डायरी है, जिसका मनुष्य के जीवन एवं भाव जगत से दूर दूर का संबंध नहीं होता। देखिए, बाजारों में जो डायरी मिलती है ना, उसमें एक कैलेंडर छपा होता है। ये नीरस डायरी होती है। ये व्यावहारिक डायरी भले हो, लेकिन भाव जगत और मनुष्य के जीवन से इसका संबंध दूर दूर तक नहीं होता, यानी ये डायरी नीरस होती है। हिंदी में अनेक डायरियां ऐसी हैं जो प्रायः यथावत अवस्था में प्रकाशित हुई हैं। इनमें आप एक बड़ी सीमा तक डायरीकार के व्यक्तित्व को निष्कपट पारदर्शक रूप में देख सकते हैं, यथावत जैसे को तैसा। हिंदी में ऐसी बहुत सी डायरियां छपी हैं जो जैसे लेखक ने लिखी बिल्कुल वैसे ही छापी गई। इसमें आपको लेखक के जीवन की पारदर्शिता, उनकी निष्कपट स्वीकारोक्ति देखने को मिलेगी। डायरी को बेलाग आत्म प्रकाशन की विधा बनाने में महात्मा गांधी का योगदान सर्वोपरि है। उन्होंने अपने अनुयायियों एवं कार्यकर्ताओं को अपने जीवन को नैतिक दिशा देने के साधन रूप में नियमित दैनंदिन लिखने का सुझाव दिया तथा इसे एक व्रत के रूप में निभाने को कहा, बेलाग, बिना आधार का, सर्वोपरि, सबसे ऊपर। इसे बेलाग बनाने की जो प्रक्रिया ना, सबसे पहले महात्मा गांधी ने शुरू की। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि आप रोज डायरी लिखा कीजिए और सच लिखा कीजिए। सच के सिवा उस डायरी में कुछ भी नहीं लिखा है। हो सकता है कभी कभी सच कड़वा हो, लेकिन फिर भी आपको उसे लिखना है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आंतरिक अनुशासन एवं आत्मशुद्धि हेतु डायरी लिखने की प्रेरणा दी। गुजराती में लिखी गई बहुत सी डायरियां आज हिंदी में अनुवादित है। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, अपने फॉलोअर से ये कहा कि आप डायरी किसके लिए लिखें? अनुशासन के लिए और आत्मशुद्धि के लिए। इसमें से लिखी गई गलतियों से आपको समझ में आएगा कि आपने गलत कहाँ किया। बच्चों, मूल बहुत सी डायरियां गुजराती में भी लिखी गई है, जिसका आज हिंदी में अनुवाद हमें मिलता है। इनमें मनु बहन गांधी, महादेव देसाई, सीताराम सेकरिया, सुशीला नैयर, जमुनालाल बजाज, घनश्याम बिरला, श्री राम शर्मा, हीरालाल जी शास्त्री आदि उल्लेखनीय हैं। बहुत से महापुरुष हैं जिनकी डायरियां आज बाजारों में उपलब्ध हैं, जिसे पढ़कर हम अपने जीवन को और अधिक शुद्ध और अधिक परिष्कृत कर सकते हैं। बच्चों, हमारे निष्कपट आत्म स्वीकृति युक्त प्रविष्टियों की दृष्टि से हिंदी में आज अनेक डायरियां प्रकाशित हैं, जिनमें अंतरंग जीवन के अनेक दृश्यों एवं स्थितियों की प्रस्तुति है। आज बच्चों, बाजार में ऐसी बहुत सी डायरियां हैं जिनमें अंतरंग जीवन के दृश्यों एवं उनके बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। इनमें डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, शिव पूजन सहाय, नरदेव शास्त्री, वेद तीर्थ, गणेश शंकर विद्यार्थी, रामेश्वर टांटिया, रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, मलयज, मीना कुमारी, बाल कवि बैरागी आदि की डायरियां उल्लेखनीय है। ऊपर जो लेखक आप लोग देख रहे हैं, इनकी डायरियां बहुत अच्छी हैं। क्यों अच्छी हैं? आगे देखते हैं। कुछ निष्कपट प्रविष्टियां काफी मार्मिक एवं हृदयस्पर्शी हैं। मीना कुमारी अपनी डायरी में एक जगह लिखती हैं। ये जो डायरियां है ना, कुछ एक डायरियों में से बहुत ही दिल को छू लेने वाला है, जिसमें मीना कुमारी जी की डायरी में एक जगह पर वो लिखती हैं, जिंदगी के उतार चढ़ाव यहां तक ले आए कि कहानी लिखूं। यह कहानी जो कहानी नहीं है, मेरा अपना आप है। आज जब उसने मुझे छोड़ दिया तो जी चाह रहा है सब उगल दूं। उन्होंने एक जगह लिखा है कि जिंदगी का नाम ही उतार चढ़ाव है। आज जब मेरे सगे संबंधी, मेरे आसपास के लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, तो लग रहा है कि आज मैं सारी सच्चाई सबके सामने प्रकट करूं। मलेज अपनी डायरी में 29 दिसंबर 59 को लिखते हैं, शायद सब कुछ मैंने भावना के सत्य में ही पाया है। कुछ नहीं होता, मैं ही सब कल्पित कर लिया करता हूं। संकेत मिलते हैं, पूरा चित्र खड़ा कर लेता हूं। 29 दिसंबर 59 यानी 59 को मलेज अपनी डायरी में लिखते हैं कि मैं अपनी भावना के द्वारा ही सत्य की खोज कर लेता हूं। कुछ नहीं होता, मैं कल्पना कर लेता हूं और एक चित्र बना लेता हूं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा अपनी डायरी में 19/11/1921 के दिन लिखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग न लेने के कारण मेरे हृदय में कभी कभी भारी संग्राम होने लगता है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा अपनी डायरी में लिखते हैं कि 1921 में जब राष्ट्रीय आंदोलन में मैं भाग नहीं ले पाया, तो मेरे हृदय में कभी कभी क्या होता है, भारी संग्राम होने लगता है।
जब हम पढ़े लिखे व समझदार लोगों ने ही कायरता दिखाई है, तब औरों से क्या आशा की जा सकती है। सच तो यह है कि भले घरों के पढ़े लिखे लोगों ने बहुत ही कायरता दिखाई है। कायरता यानी भीरुता। वो आगे लिखते हैं कि जब हमने ही भीरुता दिखाई, तब औरों से क्या उम्मीद की जा सकती है। सच तो यह है कि हम पढ़े लिखे लोगों ने ही बहुत कायरता दिखाई इस अंग्रेजों के खिलाफ, वरना अंग्रेज हमारे देश में शासन नहीं कर सकते थे। अपने जीवन की सच्ची निष्काय पारदर्शी छवि को रखने में डायरी साहित्य का उत्कृष्ट माध्यम है। डायरी जीवन का अंतर्दर्शन है। निष्काय, अकर्मण्यता। अपने जीवन की सच्ची पारदर्शी छवि को रखने में साहित्य का सबसे उत्कृष्ट यानी सबसे अच्छा माध्यम है डायरी। ये जीवन को बताती है, अंदर से बताती है। अंतरंग के अभाव में डायरी डायरीकार की निजी भावनाओं, विचारों एवं प्रतिक्रियाओं के द्वारा अंकित उसके अपने जीवन एवं परिवेश का दस्तावेज है। डायरी एक ऐसी चीज है जिसमें लेखक यानी लिखने वाले की भावना, उसके निजी जीवन, उसकी प्रतिक्रियाओं, सारा चीजों का एक दस्तावेज है। एक अच्छी, सच्ची एवं सादगी युक्त डायरी के लिए डायरीकार का सच्चा, साहसी एवं ईमानदार होना आवश्यक है। अच्छी डायरी लिखने के लिए क्या जरूरी है, क्या क्वालिटी लगती है कि डायरीकार सच्चा हो, थोड़ा साहसी भी हो, बोल्ड हो और ईमानदार हो। डायरी अपनी रचना प्रक्रिया में मनुष्य के जीवन में जहां आंतरिक अनुशासन बनाए रखती है, वहीं मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाने का भी कार्य करती है। मनोवैज्ञानिक, मानसिक। डायरी अपनी रचना प्रक्रिया में मनुष्य के जीवन में जहां अनुशासन का भी काम करती है, वही मानसिक संतुलन बनाए रखने का भी कार्य करती है। तो बच्चों, हमने देखा कि डायरी के कितने फायदे हैं और ये हिंदी साहित्य की सबसे प्राचीन विधा है और हमने ये ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिली डायरी के बारे में। उम्मीद है आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा। फिलहाल आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।